नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप तमाम सैकड़ों बच्चों का डिमांड था कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कुछ कीजिए, तो आज आप लोगों को बातों पे मैं पूर्णतः अमल कर लिया हूँ, है ना। और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक सेपरेट बैच लेकर के आया हूँ। इस बैच में टोटल 30 वीडियो हम कराने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको रेलवे के लिए परीक्षा दर्पण सीरीज कराया था और उसका कमाल आपने रेलवे के करीब जो है 4 से अधिक एग्जाम हुए हाल फिलहाल, उसमें आपने देख ही लिया होगा। तो ये वाली सीरीज और वो वाली सीरीज टोटली डिफरेंट है। तो जो परीक्षा दर्पण लिए हैं उनकी रिवीजन अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट रिपीट नहीं करते हम जनरली। ठीक है भैया। तो परीक्षा दर्पण और ये वाली सीरीज से ही मैं आपको रेलवे के एग्जाम में भी उसी प्रकार से सफलता दिलाऊंगा जिस प्रकार मैं आपको एसएससी के एग्जाम में दिलाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारे इस सीरीज की टोटल कंटेंट यानी टोटल 30 क्लास की पीडीएफ जैसे जैसे क्लास होगा वैसे वैसे आपको मिलेगा। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। पीडीएफ कॉस्ट हमने 60 रुपया रखा है, 60 रुपया रखा है। एक नोटबुक की कीमत ही होती है हमारे कोर्स की, और साथ में पीडीएफ भी हम देते हैं, है ना। इसके अलावा हमारा कोई सा भी कंटेंट वगैरह चाहिए, एसएससी की पैरासीटामोल सीरीज है, परीक्षा दर्पण है, रेलवे की ये सीरीज है, सफलता सीरीज है, और भी कई सारे सीरीज है, बिहार एसएससी, पुलिस दरोगा इत्यादि की भी कंटेंट है। इस मोबाइल नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू भी आप जाएंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कंटेंट बाय करेंगे। देखिए, सफलता दिलानी ही हमारी पहचान है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो अभी हाल फिलहाल रिजल्ट आया है एमटीएस, सीजीएल और यूपीपी का, होली से एक दिन पहले आया था। आप सभी को पता होगा कि 60+ फाइनल रिजल्ट का क्रेडिट मुझे मिला है। उन तमाम बच्चों को बधाई जिन्होंने नया ज़िंदगी प्राप्त किया है, क्योंकि इंडिया में सरकारी नौकरी हो जाना भी अपने आप में एक नया ज़िंदगी ही है। ठीक है मेरे भाई। तो ये 60 से अधिक रिजल्ट एक छोटी सी चैनल से आई है। मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर इतने क्रेडिट किसी बड़े चैनल को मिलता तो आज तक पे प्रसारण होता ये चीज़ और 3 दिन तक चलता। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा कम प्रचार हो पा रहा है। फिर भी जो जौहरी है उनको पता है कि कंटेंट कौन सा पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप लोग इतने बातों से समझ गए होंगे। और इसको अगर कोई वेरीफाई करना चाहे कि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम पे एक एक सिलेक्शन नंबर का जो है आप प्रूफ देख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्नों के साथ आगाज करता हूँ। एक एक बात को ध्यान से सुनना, तभी आपको पूरा फायदा करेगा, है ना। और जो साइंस की पोर्शन है वो फुली एनसीईआरटी बेस है, तो किसी भी बातों को इग्नोर नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में आयंस का आदान प्रदान होता है? ऐसी कौन सी आपकी जो है रिएक्शन होती है जिसमें आयन का जो है एक्सचेंज होता है ना। तो ये होता है भैया दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। इसे अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, है ना। और हिंदी के अंदर दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले इसे ब्रीफली समझाने का कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजी वे में समझ जाते हैं, क्योंकि वहां पे अभिक्रियाशीलता चेन के अनुसार जो है यौगिक का निर्माण होता है, तो आराम से समझ जाते हैं। लेकिन जो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है थोड़ा सा आपको समझना होता है, तो मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक AB होता है और एक यौगिक आपका CD होता है। ठीक है। और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट का निर्माण कैसे होता है, इसी बात को तो समझना है। देखिए, कोई भी यौगिक के निर्माण में एक से अधिक तत्व भाग लेते हैं, आप सभी को पता होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे AB लिखा है कि कम से कम 2 चीज, और यहाँ पे हमने CD लिखा है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो पहले वाले यौगिक का धनायन दूसरे के ऋणायन से संयोग करेगा, अर्थात इस साइड जो प्रोडक्ट A के साथ बनेगा वो D आएगा। ठीक है। और दूसरा पहले वाले का ऋणायन दूसरे वाले के धनायन के साथ यौगिक बनाएगा, अर्थात Cb आएगा। तो यही तो है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। आयंस का आदान प्रदान होता है, एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ। आई होप आप समझ में आए। एग्जाम्पल से समझेंगे और ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की तरफ गौर करें तो यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट जो aqueous फॉर्म में है, इसको अपन H2S, इसे अपन हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं, इसके साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो CuS प्राप्त होता है, जो ब्लैक कलर का अवक्षेप होता है, और H2SO4 बाहर हो जाती है।
यहाँ पे जो मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई एक का प्लस दूसरे का माइनस, तो यहाँ पे देखिए Cu प्लस में आ जाएगा और ये पोर्शन माइनस का है, H प्लस का है और S वाला पोर्शन माइनस का है। तो Cu जो है इसके माइनस के साथ आया कि नहीं आया, CuS हुआ कि नहीं हुआ, और पहले वाले में ये वाले माइनस इस प्लस के साथ आया कि नहीं आया, H2SO4 हुआ कि नहीं हुआ। तो यही मैं ऊपर में आपको समझाया था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पिछले ग्रुप डी में पूछे गए हैं, जस्ट इसी लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कॉपर सल्फेट को H2S विलयन से प्रतिक्रिया कराने के बाद जो अवक्षेप बचता है उसका कलर क्या होता है। देखिए ये अवक्षेप है, अर्थात ये अघुलनशील पदार्थ होते हैं। इस वाले अभिक्रिया में जो है अधिकांश जो है अवक्षेप बचेंगे, इसीलिए इसे अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बचता है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका CuS है इसका कलर ब्लैक होता है, जो ग्रुप डी 2022 में जो पिछला हुआ था वहां पे पूछे गए थे। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का पहला एग्जांपल। आयंस के आदान प्रदान कैसे होते हैं, कौन किसके साथ आता है, ये मैं आपको थ्योरी में भी बताया हूँ ब्रीफली, और यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाया हूँ। दूसरा जो आपका एग्जांपल है Na2SO, फिर इसे अपन सोडियम सल्फेट पढ़ेंगे। BaCl2 इसे अपन बेरियम क्लोराइड पढ़ेंगे। इसके अंदर अगर बात करें तो Na को पॉजिटिव, ये वाली पोर्शन नेगेटिव, Ba को पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पहले पॉजिटिव तब नेगेटिव रहता है जनरली, वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये Na चला जाएगा Cl के साथ, चूंकि Cl 2 बार है, Na2 2 बार भी है, तो 2NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का नाम होता है। अब जो बच गया ये एक साथ आ गया BaSO4, इसे अपन बेरियम सल्फेट कहेंगे। बेरियम सल्फेट का कलर व्हाइट होता है। पिछली बार जब आपका CuS का पूछा है, ये फुल्ली NCERT का एग्जाम्पल है, तो ये आपका व्हाइट कलर पूछा जा सकता है। इसे VVI करके रखेंगे कि इसकी कलर कैसे होते हैं। लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को पूछेगा तो कैसे पूछेगा, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो मिलने वाला अवक्षेप का कलर कैसा होता है, तो आप कहेंगे व्हाइट कलर का होता है। चलते हैं आगे। देखिए जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अभी मैंने जो आपको मौखिक रूप से ब्रीफली समझाया है लिख के, यही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा गया है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के आयंस आपस में स्थान बदलकर नए यौगिक बनाते हैं, जैसे कि A+B और C+D मिलकर AD और CB बन जाते हैं। और ये यूं ही नहीं होते हैं, एक का प्लस दूसरे का माइनस, जो मैंने अभी आपको लिख के ऊपर में बताया था। देखिए A+ रहेगा, ये चला जाएगा D के साथ, और इसका माइनस चला जाएगा इसके प्लस के साथ। यहाँ पे आपका जो है यौगिक का नया निर्माण बन गया है, जो ऊपर में एग्जाम्पल भी आपने देखा है। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया अधिकांश जो है विलयन के साथ होती है, एक्वस वर्जन के साथ होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्वस वाले के साथ ही हो, है ना। तो ये जो है इस बात पे ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक अघुलनशील अवक्षेप प्राप्त होता है। निक्षेप भी अपन बोल सकते हैं, अवक्षेप भी बोल सकते हैं, जो अघुलनशील होते हैं, जो जनरली जल में सोलुबल नहीं होते हैं। परंतु हमेशा ऐसा कंडीशन उत्पन्न होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसे आप अवक्षेपन अभिक्रिया बोल तो सकते हैं, लेकिन हमेशा 100% होगा ये बात की गारंटी नहीं है। इसीलिए इसे आप अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये कब नहीं होता है ये चीज भी दिखाऊंगा नीचे। आज हमने दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझाने के निर्णय लिए हैं इस प्रश्न के माध्यम से, तो आप अच्छे से समझिए। एग्जाम्पल है कि जब लेड नाइट्रेट को, यहाँ पे आप इक्वेशन के तरफ भी ध्यान देंगे लैंग्वेज के साथ तो ज़्यादा समझ में आएगी। खास करके जो आर्ट स्ट्रीम से होते हैं उनको कम समझ में आता है इन सब चीज़, है ना। तो जब लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन को, जब PbNO3 के एक्वस वर्जन वाले विलयन को पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, यहाँ पे ये I है ना, और ये K का जो आप तो पता ही है, पोटेशियम का अनुसूत्र K होता है क्योंकि कैलियम से लिया गया है, लैटिन शब्द कैलियम से। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब आप प्रतिक्रिया कराते हैं तो PbI2 ठोस अवस्था में अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं और जिनका कलर पीला होता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन उस फॉर्मेट का, जैसे पिछले एग्जाम में पूछे गए थे कि अवक्षेप का कलर कैसा होता है, तो इस अवक्षेप का कलर आपका पीला होगा। जब आपका लेड जो है नाइट्रेट अभिक्रिया करते हैं Ki से यानी पोटेशियम आयोडाइड से, तो PbI2 बन जाते हैं, लेड आयोडाइड बन जाता है, और यहाँ पे आपका जो है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो जाते हैं। तो ये जो अवक्षेप है ये सॉलिड वर्जन में प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके जो कलर होते हैं ये पीला कलर के होते हैं।
यहाँ पे लिखा है उपयुक्त अभिक्रिया में बाएं साइड के जो दोनों आपका एजेंट है ये कलरलेस होते हैं, अर्थात PbNO3 का अपना कोई कलर नहीं है और Ki का भी अपना कोई कलर नहीं है। इस बीच से भी क्वेश्चन आते हैं कलर को लेके, यानी पिछले NTPC में मेंस में पूछा गया है कि आयोडीन का कलर कैसा होता है, तो ये सब बात इसी से निकल के आती है दोस्त, है ना। अगला जो आपका एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं इसे, HCl इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये आपका क्षारीय है अर्थात बेस है, ये आपका एसिड है। इन दोनों को हम अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl ये आपका नमक है, साल्ट है, लवण है, और ये H2O आपका लिक्विड वर्जन में आपका वाटर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको याद होना चाहिए, मैंने परीक्षा दर्पण में पढ़ा रखा है कि जब आपका कोई भी बेस कोई भी एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस बात की सत्यता यहाँ पे प्रूव हो रही है, लेकिन ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। कि उदासीनीकरण अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके इफेक्ट को जीरो कर देता है। इनके इफेक्ट को जीरो तो कहना सही नहीं है, कम कर देते हैं। इनकी जो इफेक्ट होती है ना, अम्लीय गुण, क्षारीय गुण, उनको न्यूट्रल या कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्त उदासीनीकरण अभिक्रिया का फॉर्मूला और सत्यापन यहाँ पे आपने कर लिया है, लेकिन मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप इसे ठीक से देखेंगे तो ये भी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ही तो है। NaOH में क्या है, Na प्लस हो जाएगा, OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपका OH क्या होता है, माइनस हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले का प्लस दूसरे के माइनस के साथ मिला है कि नहीं मिला है, पहले का माइनस दूसरे के प्लस के साथ मिला है कि नहीं मिला है। तो इस अभिक्रिया को भी अपन क्या कहेंगे, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। यह बात अलग है कि यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस बात का खंडन हो रहा है कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में हमेशा एक अवक्षेप बचती है, यहाँ पे कोई भी अवक्षेप नहीं बचती है। नमक आपके जल में घुलनशील है कि नहीं है, तो है घुलनशील, और जब घुलनशील हो गया तो अवक्षेप काहे का, अवक्षेप उसे बोलते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपका इस बात की भी प्रूव हो गई है कि हमेशा अवक्षेप नहीं बचेगा, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं आगे। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, है ना। चलते हैं आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए जो अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि अम्ल क्या देते हैं, तो अम्ल देते हैं H प्लस आयन, है ना, और जो क्षार होता है वहाँ से OH माइनस लिया जाता है और इस प्रकार इसका जल का निर्माण हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए अभी आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइम पे कोई भी बच्चा ना जाए, हमारे क्लास में 3 चीज़ को इग्नोर करें, एक तो बहुत ज़्यादा लंबा क्लास, दूसरा थंबनेल वगैरह अच्छा नहीं होना, और तीसरा बहुत कम व्यू आना, ठीक है। इन तीनों चीज़ पे आप फोकस नहीं कीजिए। आप पढ़ने आए हैं, आप जो है पढ़ने आए हैं, भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हैं। आपको सफल होना है, क्योंकि एक उम्र के बाद घर वाले भी ताना मारने लगते हैं, तो इस चीज़ से बचना है। तो पढ़ाई पे फोकस करो, न कि जो है लाइमलाइट पे, है ना। आइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के दूसरे तत्व का स्थान लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये काफ़ी ईजी है। यह अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को यौगिक से बाहर निकाल खुद यौगिक का निर्माण करते हैं। ऑप्शन देखेंगे या फिर एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और आपका मैग्नीशियम है, इन दोनों का प्रतिक्रिया हो रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट बन जा रहा है और कॉपर को धक्का मार के बाहर आउट कर दिए जा रहे हैं। ये ऐसे क्यों होता है, तो मैंने आपको परीक्षा दर्पण में अभिक्रियाशील समूह याद करने को बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको जैसे K लिख देगा, Na लिख देगा, Ba लिख देगा, और इसमें बोलेगा कि अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख आप ऊपर में देख रहे हैं, जो जितना ऊपर वो उतना अधिक अभिक्रियाशील, जो जितना नीचे वह उतना कम अभिक्रियाशील, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे नीचे आपका सोना चांदी, यानी जो भी महंगे तत्व होते हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए जंग दाग धब्बा उसमें जल्दी नहीं आते हैं, इसीलिए तो महंगा है, जैसे सोना चांदी प्लेटिनम इत्यादि, ठीक है। तो ये जो महंगे तत्व हैं वो कम अभिक्रियाशील होता है, एक
मोटा सा क्लू है याद रखने के लिए। बाद बाकी आपको इस चेन को जरूर याद रखना है। इसे 3 भागों में डिवाइड करके याद रखते हैं। एक तो आप जो है कैल्शियम से ऊपर वाले चीज को याद रख लेते हैं, है ना, और एक आपका हाइड्रोजन से ऊपर वाले चीज को, और नीचे वाले तो महंगा धातु सब है, तो ये वैसे ही कम अभिक्रियाशील होंगे। तो आप ऊपर के रिएक्शन में अगर बात करते हैं तो इस यहाँ पे मैग्नीशियम का इस्तेमाल हुआ है और आपका जो है कॉपर का इस्तेमाल हुआ है। तो कॉपर और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है दोस्त? तो यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम आपका कहाँ पे है, मैग्नीशियम आपका कहाँ पे है, 4 नंबर पे ना, 5 नंबर पे है। यहाँ पे मैग्नीशियम है और आपका Cu कहाँ पे है, यहाँ पे। हाइड्रोजन से भी कम होता है, तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील हुआ इसके कंपैरिजन में, और ये कम अभिक्रियाशील हुआ। इसीलिए कॉपर के सल्फेट जो यौगिक था, कॉपर सल्फेट, इसको इस यौगिक से धक्का मार के बाहर निकाल के ये मैग्नीशियम खुद का सल्फेट का निर्माण कर लिया। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको भी मतलब अभिक्रियाशील समूह याद नहीं है ना। ये है भैया परीक्षा दर्पण, इससे पहले वाली रेलवे सीरीज। बिल्कुल इसकी वैल्यू कम नहीं होगी और इसकी कंटेंट रिपीट नहीं होगी। आपको बढ़िया से पढ़ना है अगर आप कंटेंट ले चुके हैं, और अगर कोई लेना चाहे बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही दोनों पढ़िए, अच्छे से काम होगा। जब ऑक्सीकरण और अपकरण साथ में हो तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये हम अगले क्लास में अच्छे से समझेंगे विथ एग्जाम्पल। फिलहाल इतना याद रखिए कि भाई रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जब ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ में होती है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन से आपका ऑक्सी लिया गया है और रिडक्शन से आपका रेड लिया गया है, रेड लिया गया है। इन दोनों को मिला के ही रेडॉक्स बनता है। ठीक है, अगला है सिलिका पादिक्रम, मणि मैखले तथा जीवक चिंतामणि महत्वपूर्ण रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? ये सभी के सभी जो ग्रंथ हैं, ये सभी के सभी जो काव्य हैं, ये आपके तमिल भाषा में लिखे गए हैं। और तमिल जो आपका संगम हुआ था उस काल की भी कुछ इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। कुछ पुस्तक ये शिल्पादिक्रम जो वगैरह जो है उसी काल की पुस्तक है जो तमिल जो है संगम हुआ था, है ना। एक तो आपका बौद्ध धर्म की संगति होती है 4 गो, फिर जैन धर्म की 2 गो होती है मुख्य रूप से, और संगम काल में भी बैठक हुआ था। ठीक है भाई, 3 गो हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट पढ़ा रखे हैं। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में 3 राजवंश चेर, चोल और पांड्य का शासन है, ऐसा जो है प्रमाण मिलता है। चेरों का प्रतीक आपके एसएससी एग्जाम ने पूछा था, धनुष बाण होते हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इनके प्रतीक चिन्ह बाघ था, और पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली था। तो इन तीनों के जो शाही आपका सिंबल है उसे जरूर याद रखिए। चेर का जो शाही सिंबल है ये आपका धनुष बाण है, चोल का सिंबल जो है ये आपका बाघ था, और पांड्य का सिंबल जो है ये आपका मछली था। ठीक है भाई, ये जो है आपका संगम युग के राजवंश है। बहुत सारे बच्चे को विजयनगर साम्राज्य और संगम युग में जो है बहुत समानता देखने को मिल जाती है, तो बहुत गलत हो आप, है ना। संगम युग एक अलग बात है ना, और संगम वंश एक अलग बात है ना। संगम वंश एक अलग बात है। ये संगम वंश जो है ये आपका विजयनगर साम्राज्य के काल में आया था। संगम, तुलुब, सुलुब और विदु, ठीक है। और संगम जो है काल अलग थे जिसमें 3 वंश आपको यहाँ पे देखने को मिला है, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है भाई, अगला है कि जो शिल्पादिक्रम के लेखक है ये इंग्लो आदिगल है, जो CHSL 2024 में पूछे गए थे। ठीक है, शिल्पादिक्रम के लेखक इलिंगो आदिगल चेर शासक है, चेर राजकुमार है। यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है। जैसे आपका जो अबुल फजल का जो ये किताब है आईने अकबरी, वह भी 3 भागों में विभाजित है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो किसी भी बातों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, जो संगम कालीन राजवंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। शिल्पादिक्रम के लेखक इलंगो आदिगल कितने भागों में डिवाइड है? 3 भागों में। कौन से काल की जानकारी देंगे? संगम काल के। तोलक्कापियम, यह लेखक कौन है? तोलक्कापियर। यह द्वितीय संगम का एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। यह व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तो ये तोलक्कापियम के लेखक तोलक्कापियर, काफी कॉमन मिलता है नाम किताब के और लेखक के, और व्याकरण का किताब है, ये बात ध्यान रखना क्योंकि यहां से यही पूछे जाते हैं कि किस पे आधारित है, तो व्याकरण। मणि मैखले के लेखक चित्तालय चथानार थे। जीवक चिंतामणि त्रिकुदेवर द्वारा रचित प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। अब देखिए यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि भाई संगम काल में लिखा गया, सभी के सभी जो है तमिल भाषा में लिखा गया, और फिर ये जैन धर्म से कैसे हो गया? तो ये अपवाद है, इसे जरूर याद रखिए। इसीलिए आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि जीवक चिंतामणि है ना किस धर्म से संबंधित काव्य है। तो
आप कहेंगे जैन धर्म से संबंधित काव्य है, लेकिन कौन भाषा में लिखा गया है, तो आप कहेंगे तमिल भाषा में लिखा गया है। दोनों बात यहीं से समझ के रखिए। अगला एक है किताब का नाम आमुक्त माल्याद। एसएससी को बहुत पसंद है यह किताब। यह विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा लिखे गए प्रमुख रेहला अरबी भाषा में लिखे गई ग्रंथ है। और ये इब्न बतूता जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलूं कि भाई इसके काल में, तो समझ जाइए कि सल्तनत की बात तो हो रही है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो MBT जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था उस समय सल्तनत पे। तभी जो है आपका इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। इनके जो है नेटिव भी पूछा जाता है, तो आप कहेंगे ये मोरक्कन थे, मोरक्को से आए थे ना, मोरक्को से। इसके अलावा बाबर के द्वारा जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ अकबरनामा, यह फारसी भाषा में लिखे गए हैं। और मैंने अभी आपसे कहा कि यह भी 3 भागों में डिवाइड है। बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा बाबरनामा, ये चगताई भाषा या इसे अपन तुर्की भाषा भी कहते हैं। ये बाबर की जो है ऑटोबायोग्राफी थी, है ना। इनमें जो है फूल पत्ती इत्यादि का भी वर्णन किया है। अगला जो प्रश्न है, 3 ओम, 5 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध है ना आपका सीरीज में जो है ऐड है। एक 20 वोल्ट स्रोत के साथ संयोजित है। जो पावर है, जो बैटरी है या फिर कोई स्रोत है जिससे ऊर्जा आ रही है, वो कितनी है, 20 वोल्ट की है। इस विद्युत परिपथ की निवल शक्ति कितनी होगी। आप सभी को है ना, ये क्वेश्चन के आधार पे आपके 2018 में ग्रुप डी भी क्वेश्चन किया है, और 2021 में जब NTPC आया है तो इसी का थोड़ा सा रंग रूप बदल के आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैंने भी इम्पोर्टेंट समझा, तो पहली क्लास में इस प्रकार की न्यूमेरिकल से आपको अवगत करा रहा हूं। देखिए 80/3 वाट आंसर होगा। वाट में इसलिए क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। फिलहाल इतना ही। अब कैसे बना है ये समझाता हूं नीचे। देखिए R टोटल निकालते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि कई सारे रेसिस्टेंस किसी सीरीज में या फिर पैरेलल में, किसी परिपथ में, किसी सर्किट में जुड़े हुए हो, तो उसके लिए हमको सबसे पहला काम है कि फाइनल रेसिस्टेंस हमको निकालना होता है। यहाँ पे 3 ओम, 5 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, मतलब एक ही लाइन में है ना। इस प्रकार से आपका श्रेणी क्रम में है। इस श्रेणी क्रम में जो है इस प्रकार से हमने लगा दिया 3 ओम, 5 ओम और 7 ओम। आप सभी को पता है कि जब सीरीज में ऐड हो तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम सभी को ऐड कर देते हैं। जितना भी रहे, 50 को रहता तो 50 को ऐड कर देते। तो यहाँ पे 3 गो है तो तीनों को ऐड कर देंगे। 5 3 8 7 15 ओम जो है हमारा फाइनल रेसिस्टेंस निकल करके आ गया है। ठीक है, वोल्टता आपको दे ही दिया है कि 20 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हुए हैं यह सर्किट, यानी यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपकी 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना। तो इस परिपथ की शक्ति का वैल्यू पूछ रहा है। पावर शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्टेज गुने करंट, है ना। वोल्टेज गुने करंट होता है। तो मुझे यहाँ पे वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है, करंट तो नहीं पता है दादा, है ना। लेकिन हम ओम के नियम तो जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है कि अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। यहाँ पे अगर बराबर का साइन डालते हैं तो V = IR हो जाता है। इस स्थिति में टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है। ये तो बात की बात है डेफिनेशन के लिए। यहाँ पे V बराबर IR होता है ओम का नियम। यहाँ से आपको V और R दोनों पता है, तो I का वैल्यू निकालने के लिए I बराबर V/R हो जाएगा। ठीक है, आपका V का वैल्यू है 20, R का वैल्यू है 15। 5 चौका के 20, 5 तिया के 15 ना जी, तो 4/3 हो गए। 4/3 एम्पियर आपका जो है I का वैल्यू निकल गया है ना। तो अब P में रख देंगे। वोल्टेज गुने करंट होता है, तो वोल्टेज आपका 20 है और करंट निकला है हमारा 4/3 न जी, तो 80/3 आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है इसीलिए वाट लिखा गया है। आई होप आपको समझ में आया। 1-2 एग्जाम्पल खुद से लिख के सॉल्व करें, तभी लंबे समय तक टिका रहेगा और आप कभी नहीं भूलोगे।
एक होमवर्क मैं खुद ही आपको दे रखा है इसी प्रकार का न्यूमेरिकल कि भाई एक 50 वाट का उपकरण है, कोई भी एक उपकरण है 50 वाट का, है ना, इस प्रकार से है सर्किट। और ये मान लीजिए कि आपका कोई एक उपकरण है ना 50 वाट का, जो आपका 24 वोल्ट के बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा का मान, यहाँ पे आपको सिर्फ हमें करंट फ्लो का मान आपको बताना है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। इस जो आपका इक्विपमेंट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बल्ब है जो 50 वाट के हैं और 24 वोल्ट के बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो करंट बताइएगा। गौर फरमाइएगा साहब, ऊपर में ही आंसर है, ऊपर वाले प्रश्न में छुपा है आंसर, आपको बस देना है आंसर। अगला है भैया प्रश्न, गेवरा और कुसमुंडा खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है जो वित्तीय वर्ष 23-24 में देश में सर्वाधिक कोयला उत्पादित करने वाला खदान घोषित किया गया था। VVI कर लेंगे। एक तो डायरेक्ट ही रेलवे को कोयला बहुत पसंद है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेल जो है माल वाहन से यानी माल ढुलाई से सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करती है ना। जैसा डाटा कहता है, भैया हम भी इन रेलवे से जुड़े हुए हैं, हमारा भी रोटी का आधार रेलवे ही है। तो ये जो है ये बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। जब आप आओगे इससे जुड़ोगे तो बहुत सारे चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो भैया ये खदान अपने आप में भी इम्पोर्टेंसी रखती है। एक तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने बहुत बड़ी बात होती है। तो ये छत्तीसगढ़ में है, और ये किसके खदान हो जाएंगे, पूछा जा सकता है कि भाई गेवरा और कुसमुंडा ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे कोल के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। अब देखिए छत्तीसगढ़ में और भी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे कोरवा है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कोरवा। इसका कंफ्यूजिंग पेयर क्या है, कैगा। कैगा ये बिजली घर है जो आपका कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। और ये आपका कोरवा ये खनन क्षेत्र है, ये आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। राजहरा पहाड़ी यह भी आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। राजहरा पहाड़ी और बेलाडीला ये दोनों के दोनों जो है आयरन ओर यानी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देश में सर्वाधिक कोयला का भंडारण की बात आएगी तो झारखंड में है, जबकि उत्पादन की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ में है। झारखंड को अगर उत्पादन के लिहाज से देखेंगे तो तीसरा स्थान आता है, ना कि पहला, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। जैसे आपसे एक चीज और पूछा जाता है, तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, ठीक है, कि भाई तालचेर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लोग आंसर देना, जो ईमानदार हो, जो पढ़ने आए हो। देश के कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड में झरिया, कर्णपुरा, जम्मू कश्मीर के कलकोड, तमिलनाडु के नवेली, ये भी पूछा जाता है, नवेली है ना, नवेली काफ़ी पूछे जाते हैं, नई नवेली दुल्हन नहीं रे, नवेली तमिलनाडु में है ना। तो ये भी कोयला के लिए है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उत्तम कोयला में आएंगे जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होगी, 95% तक कार्बन की मात्रा हो सकती है, इसे एंथ्रासाइट कहते हैं। लिग्नाइट को अपन भूरा कोयला कहते हैं, और पिट कोयला को सबसे घटिया कोयला कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। अगर दूसरे लैंग्वेज में बात करें, जैसे आपसे कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि अच्छे ईंधन का क्या विशेषता होता है, तो उसमें कई सारे पॉइंट होते हैं। तो एक विशेषता ये होनी चाहिए अच्छे ईंधन की कि उसकी ऊष्मीय वैल्यू उच्च होनी चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू उच्च होने से एंथ्रासाइट का ऊष्मीय वैल्यू भी उच्च होगा, ठीक है। इनके अलावा देश की लगभग 70% बिजली घर जो है, जो बिजली का उत्पादन होता है, ये कोयला से ही चलती है। हालांकि इसके कई सारे विकल्प हम लोग तलाश रहे हैं। सौर ऊर्जा से बहुत सारे चीज़ अब चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ जो है जल ऊर्जा से भी अब चल रहे हैं, पवन ऊर्जा से भी चल रहे हैं, ये जो गैसीय ऊर्जा वगैरह है इनसे भी हो रहे हैं, है ना। तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जो है अधिकांश समझिए कि 3 में 2 हिस्से बिजली घर जो है इसी से चलता है। किससे? कोयला से चलता है। कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कैसा स्रोत है भैया? अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत मैंने बता दिया है कि क्या होता है। जो अपन लॉन्ग लास्टिंग यूज करेंगे और समाप्त होने की संभावना बहुत कम है, उससे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे हवा से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा से प्राप्त एनर्जी, है ना। इसके अलावा जल से प्राप्त एनर्जी, है ना। इसके अलावा ज्वार इत्यादि से प्राप्त एनर्जी, ये सब क्या होगा? ये सब जो है समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोयला हो गया, है ना, कोयला हो गया,
पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब जो है ये समाप्त होने वाला चीज़ है। ये इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब ज़िंदगी भर आप यूज करते रहो, कोई समाप्त नहीं होगी, तो ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका अनवीकरणीय हो गया और ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय। भारत के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र उड़ीसा में बादाम पहाड़ी है, गुरु महिसानी है, कर्नाटक में बाबा बूदन और कंद्रमुख है ना, ये कर्नाटक में है। झारखंड में नोवा मुंडी, ये आपके एसएससी सीजीएल पूछे थे 2024 के अंदर। नोवा मुंडी प्रसिद्ध स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे लोहा के लिए प्रसिद्ध है सर। भारत में कुछ तांबा उत्पादक क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश में तलेगांव, मलाजखंड, ये बालाघाट में, राजस्थान की खेतरी, झारखंड के पत्थरगोड़ा, ये सभी के सभी आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है सर। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। कोलार कर्नाटक में है, कोलार, केजीएफ पिक्चर आपने देखा होगा, ये स्वर्ण और चांदी यानी सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध है, कोलार और हट्टी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 की आदर्श वाक्य क्या थी? तो 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक जो आपका पेरिस के अंदर हुआ था, इसके आदर्श वाक्य गेम वाइड ओपन था। दो चीज याद रखिएगा, आदर्श वाक्य और मस्कट, है ना, आदर्श वाक्य और मस्कट या फिर शुभंकर जिसे अपन बोलते हैं, ये पैरा ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और मेन वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस दोनों के लिए सेम ही रखा गया था। ठीक है, तो ओलंपिक का भी आदर्श वाक्य जो 2024 में हुआ है, अगर आपसे पूछेगा तो गेम्स वाइड ओपन ही होगा। ठीक है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल को स्टॉक मैंडविल गेम भी कहा जाता है। अब ये मैंडविल, स्टॉक मैंडविल जो है कोई आदमी का नाम नहीं है, ये एक सिटी का नाम है जो आपके इंग्लैंड के अंदर होंगे। ठीक है, तो भैया स्टॉक मैंडविल गेम भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत हाल फिलहाल एग्जाम में उठने लगे हैं कि भाई जो आपका एशियाई खेल होती है उसे पहले क्या कहा जाता था? तो पहले एशियाड कहा जाता था। इसके अलावा जो आपका कॉमनवेल्थ गेम है उसे अपन पहले क्या कहा जाता था? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। आईसीसी अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होती है पुरुषों वाला, उसे पहले क्या कहा जाता था? तो विश्व युवा विश्व कप कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे कई सारे चीज हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस खेल की शुरुआत 1960 इटली की राजधानी रोम से हुआ था। यह खेल प्रति 4 वर्ष के अंतराल पे कराए जाते हैं। देखिए ओलंपिक का जो भी इंटरनेशनल लेवल वाला फॉर्मेट है, ओलंपिक कई प्रकार के होते हैं सर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक, समर पैरा ओलंपिक, इसके अलावा विंटर ओलंपिक, विंटर पैरा ओलंपिक, ये सभी के सभी ओलंपिक जो है 4 वर्ष के अंतराल पे कराए जाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 पेरिस में संपन्न कराए गए हैं, जहां टोटल कितने खेल को शामिल किया गया था? तो 22 खेल को शामिल किया गया था पैरा ओलंपिक 2024 में। इसके मस्कट क्या थे? फ्रीजियन कैप, और आदर्श वाक्य थे गेम वाइड ओपन। ये दोनों मैंने कहा कि जो मुख्य वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वहां भी कॉमन होगा। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 में शुरुआती समारोह के ध्वजवाहक भारत के लिहाज से सुमित अंतिल होगा, ये अंतिम नहीं, अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये दोनों जो थे आपके क्या थे भैया, जो है ध्वजवाहक रहे थे, फ्लैग बैरियर रहे थे। जबकि समापन समारोह में जो फ्लैग बैरियर रहे थे ये आपका हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जी रही थी, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। भारत के तरफ से सेफ डी मिशन, सेफ डी मिशन जो होता है ना, एक प्रकार का गार्जियन समझ सकते हैं कि भाई कोई भी जो दल है उनको लीड करने वाला कौन है, तो सत्य प्रकाश सांगवान जी थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को 7 स्वर्ण, 9 चांदी और 13 जो है कांस्य मेडल के साथ टोटल 29 पदक प्राप्त हुए, जहां भारत को 18वीं रैंक दी गई। पहले स्थान पे चीन रहा था। भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक अवनी लखेरा के द्वारा प्राप्त किया गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को कितने पदक मिले? 29, है ना। कौन सा रैंक मिले? 18। और पहला गोल्ड किसके द्वारा जीता गया? तो अवनी लखेरा के द्वारा। ठीक है, भारत के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहला पदक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक नहीं, यहाँ ग्रीष्मकालीन पैरा कर लीजिएगा, मिस प्रिंट किया है, मैं आपको सही करके दूंगा जब पीडीएफ दूंगा तो, है ना। तो यहाँ पे जो है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में पहला पदक मुरलीकांत पेटकर के द्वारा स्वर्ण पदक के रूप में जीता गया था, जिनके नाम पे चंदू चैंपियन पिक्चर भी बन चुके हैं। चंदू चैंपियन, है ना, कार्तिक आर्यन इसमें हीरो रहे हैं, और जो मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल है उनमें भी इस फिल्म का बोला वाला था।
पैरा ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दीपिका मलिक थी। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अवनी लखेरा थी। और अवनी लखेरा के साथ एक और रिकॉर्ड है कि 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वो भी अवनी लखेरा ही है। अवनी लखेरा एकमात्र ऐसे भारतीय हैं कि 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है भाई, चलते हैं। 2028 में जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कराए जाएंगे ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में कराए जाएंगे। शीतकालीन पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1976 में। अभी आपने ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 रोम से देखा था। शीतकालीन पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1976 स्वीडन से हुआ था। यह प्रतियोगिता भी 4 वर्ष में आयोजित करवाई जाती है। 2026 की जो शीतकालीन पैरा गेम होंगे या फिर शीतकालीन ओलंपिक होंगे, दोनों के दोनों एक ही जगह होंगे। ये इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में होंगे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, जो मेन ओलंपिक है ना ग्रीष्मकालीन वाली, जो सबसे मेन फॉर्मेट का है, ये 1896 में आया था, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, है ना। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से एक जोड़ के बीच परस्पर व्युत्क्रमानुपाती संबंध नहीं होते हैं? मतलब रिवर्स जो है रिलेशन किसके बीच में नहीं है, है ना, रिवर्स प्रोपोर्शनल कौन नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो पीएच मान और H+ आयन की सांद्रता, अगर पीएच मान की वैल्यू किसी चीज में बढ़ रही है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? घटेगी, है ना। पीएच मान जितना ज्यादा H+ आयन की सांद्रता उतनी कम। ठीक है मेरे भाई, तो ये वाला तो सत्य है ना। दूसरा है तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, है ना, तो ये भी सही है भाई। तरंग दैर्घ्य बढ़ने से आवृत्ति बढ़ने से तरंग दैर्घ्य घट जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ने से आवृत्ति घटती है, यानी कम तरंग दैर्घ्य अधिक आवृत्ति, ऐसा। तापमान और अर्धचालक की चालकता, तापमान बढ़ने से अर्धचालक की चालकता बढ़ता नहीं है, घट जाता है ना, बढ़ता नहीं है ना, घट जाता है। एक सेकेंड, तापमान और अर्धचालक की चालकता में कैसा रिलेशन है? तो तापमान अगर बढ़ा देंगे ना तो चालक की चालकता घटती है, लेकिन अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। माफ कीजिएगा, ये दोनों सेम हो गया ना, इसीलिए आपका आंसर है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो है कंडक्टिविटी गुण भी इंक्रीज हो जाएंगे, चालकता भी बढ़ जाएंगे। ये दोनों जो है आपका समानुपाती रिलेशन रखता है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती, इसीलिए आपका आंसर है। आयतन और घनत्व में भी व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होती है। अगर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होता हुआ। पीएच जितना कम होगा H+ आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुधा पूछे जाते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और कमजोर एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और कमजोर एसिड, इन दोनों में H+ आयन ज़्यादा किसमें होगा? तो H+ आयन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान कम होगा। जितना पीएच मान कम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना H+ आयन की सांद्रता अधिक। समझ में आया कि ना, है ना। और पीएच मान जितना अधिक होगा H+ आयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी। इससे स्पष्ट होता है कि मजबूत एसिड H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है मजबूत एसिड में, है ना। अगला है लैम्डा बराबर C/F, जहाँ F क्या है फ्रीक्वेंसी, T क्या है समय, और C क्या है तरंग का वेग। आप इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए यहाँ जो तरंग दैर्घ्य है दिए गए सूत्र से स्पष्ट है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ इस प्रकार से, है ना, C/F, यहाँ क्या है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम जो है बढ़ा दें तो इसकी मान घटेगा कि नहीं घटेगा, है ना। और फ्रीक्वेंसी का मान अगर हम घटा दें तो इसकी मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ भी विपरीतार्थक जो है रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी का SI जो मात्रक है पूछे जाते हैं हर्ज होता है। तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन में भी विपरीतार्थक संबंध होता है ना। जैसे तरंग दैर्घ्य अगर आपका कम है ना, तरंग दैर्घ्य आपका कम है तो प्रकीर्णन इसके हाई होंगे, है ना। तरंग दैर्घ्य आपका हाई है तो प्रकीर्णन इसके कम होंगे। इसी से एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि भाई सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग की होती है? तो बैगनी रंग की सबसे अधिक प्रकीर्णन होती है, और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग की होती है? तो आप कहते हो सर लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होती है ना। क्यों? क्योंकि लाल रंग में जो है ना
तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है सबसे। और ये वाली चीज़ों की पुष्टि कैसी होती है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की क्रिया से। वर्ण विक्षेपण के लिए हमें क्या लेना होगा? एक प्रिज्म लेना होगा और यहाँ से सूर्य के प्रकाश को गुजारना होगा और यहाँ कनात लगाना होगा, पर्दा लगाना होगा। इस पे जो है 7 रंग का जो है रिफ्लेक्ट होगा, अलग अलग कलर, जिसमें सबसे ऊपर लाल दिखेगा। ये चीज़ देखना है तो पटरी जो होता है, स्केल जो होता है ना, उसको आँख के पास एकदम सटा के धूप में दिखेगा। इसके अलावा अर्धचालक और तापमान में समानुपाती संबंध होते हैं, है ना। देखिए अर्धचालक की जो है, अगर आप अर्धचालक में सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी क्या होती है? कंडक्टिविटी वैल्यू जो है बढ़ जाती है, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। इसी का जस्ट रिवर्स सिर्फ चालक के साथ होगा, यानी सिर्फ कंडक्टर होता है ना, तो क्या होता? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो घटती है, समझे, और अर्धचालक में बढ़ती है। तो चालकता और प्रतिरोध को आप रिलेट कर लेंगे। भाई चालकता कम मतलब प्रतिरोध ज़्यादा, प्रतिरोध कम मतलब चालकता ज़्यादा। तो तापमान और प्रतिरोध को भी तो आप रिलेट कर सकते हो कि भाई अर्धचालक में अगर तापमान बढ़ता है तो चालकता बढ़ जाती है, मतलब रेसिस्टेंस घटता होगा, ठीक है। और चालक में तापमान को बढ़ाने से चालकता घट जाती है। इसका मतलब कि चालक में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते होंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता होगा, है ना। चीज़ों को रिलेट करेंगे, बढ़िया याद रहेगी। आयतन और घनत्व में बता दिए विपरीतार्थक संबंध है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है जब जल को हम 0 से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं? तो पहले आयतन घटती है और कब तक घटती है? 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटती है। इसी प्रकार 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है सबसे अधिक घनत्व हो जाता है, क्योंकि सबसे कम आयतन जल का यहीं पे होता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद क्या होती है? आयतन इंक्रीज होते हैं और जो डेंसिटी है वो क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित वेधशाला स्थित नहीं है? तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। कोलकाता में भारतीय मौसम विज्ञान से संबंधित कोई भी वेधशाला नहीं है, अन्यथा तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई, पणजी, इस सब में क्या है? पुणे में भी है, इस सब में क्या है? वेधशाला है, जो किससे अटैच है? मौसम विज्ञान विभाग से, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना भी हुई थी। 1875 में आपका आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी और 1875 में आपका भारतीय मौसम विभाग की स्थापना भी हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे, दिल्ली के अंदर है। हाल में ही 15 जनवरी 2025 को अपना 150वां वर्षगांठ मनाया है, इसीलिए आप इसे VVI कर लेंगे इनसे संबंधित बातों को, है ना। आपको याद है ना, मेंडेलीव ने हाल में ही अपनी आवर्तसारणी की कौन सी वर्षगांठ मनाई है ना। तो याद रखना, यह जो आपका मौसम विज्ञान विभाग है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन रह के कार्य करती है और ये मौसम का अवलोकन हो गया, भूकंप इत्यादि की जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। भारतीय मौसम विभाग से संबंधित 5 वेधशाला जो इस प्रकार है: चेन्नई में है, मुंबई में है, पुणे में है, तिरुवनंतपुरम में है और पणजी में है। पणजी कहाँ पे है? गोवा में। आपने दृश्यम पिक्चर देखा होगा, है ना, इंस्पेक्टर गाय तोंडे को देखा होगा, है ना। इसके अलावा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 5 वेधशालाएं हैं, जिसे अपन आम भाषा में जंतर मंतर कहते हैं। यह भी 5 जगह है इंडिया में और यहाँ से क्वेश्चन हाल फिलहाल ही पूछे गए बंधु, और जो गनीमत है इससे पहले हमने पढ़ा रखा था, ठीक है। तो ये जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, बनारस में है और मथुरा के अंदर है। इसी प्रकार से देश में जो 4 शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ है, ये कहाँ कहाँ है, क्योंकि बाय नाम आपको याद करना होता है। जो ज्योतिर्मठ है ये उत्तराखंड में है, जो श्रृंगेरी मठ है ये कर्नाटक में है, जो गोवर्धन मठ है ये उड़ीसा में है और जो शारदा मठ है ये गुजरात में है। ये नाम से याद रखना है, जगह का नाम अब बहुत हो गया, सबको याद है, ठीक है। ये नाम से याद रखना है कि कौन सा मठ कहाँ पे है, ठीक है भाई। मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुआ था। अब जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये क्या कार्टोग्राफी वाला काम करते हैं, मतलब नक्शा बनाने का काम करते हैं, ठीक है। इसकी जो हेड क्वार्टर है ये देहरादून के अंदर स्थित है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और आते हैं, भारतीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय भूगोल का जनक जेम्स रेनेल को कहा जाता है। भारत के लिए
सर्वप्रथम सर्वमान्य नक्शा इन्होंने ही तैयार किया था। बाद में इनसे भी ज़्यादा ऑथेंटिक, लगभग 99% ऑथेंटिक नक्शा जो है, जो भारत का आज है, उनसे मिलता जुलता हुआ तैयार किए थे विलियम लैम्बटन और जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो जॉर्ज एवरेस्ट है ना, ये सर्वेक्षक थे भारत का भैया, है ना। उसके बाद में जो है इन्हीं के नाम पे आपका माउंट एवरेस्ट का नाम पर रखा गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो माउंट एवरेस्ट है ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे ही रखा गया है, जिसे अपन नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और ये दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है 8850 मीटर के साथ। और जो हिमालय हैं ये न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, जो तेथिज सागर के स्थान पे पनपा है ना। हिमालय इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बनी है। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। और 4 भागों में बांटा गया है, बता दिया है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, है ना। इनके अलावा ब्लूटूथ का किसने आविष्कार किया था? तो जैप हायटसन ने। जीमेल का खोज कौन किया है? पॉल बुचहाइट। अच्छा, ब्लूटूथ क्या होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं ना, सबके मोबाइल में है ना। कम दूरी के डाटा ट्रांसफर के लिए इसे यूज करते हैं ब्लूटूथ का, है ना। इसके अलावा गूगल से संबंधित प्रोडक्ट है जीमेल, आप सभी का होगा। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका फुल फॉर्म पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछे जाते हैं, है ना। रे टॉमलिंसन इसकी खोज करी थी। व्हाट्सएप की खोज जो है जेन कॉम और ब्रायन एक्टन के द्वारा किया गया था। अभी अभी ट्विटर के मालिक को गिरफ्तार किया गया था कुछ महीना पहले। तो ट्विटर की खोज आपसे पूछा जा सकता है, जैक डोर्सी के द्वारा किया गया है ट्विटर का खोज, है ना। ट्विटर का नहीं, टेलीग्राम के मालिक को गिरफ्तार किया गया था, माफ कीजिएगा। ट्विटर की जो खोज है ये जैक डोर्सी ने किया था। नीचे में मैं लिखा हूँ टेलीग्राम के संस्थापक पॉल ड्यूरोव, इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। तो इनको भी ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम के फाउंडर के। इनके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास सीट मैक्स भारत सिंगापुर ... के बीच आयोजित किए जाते हैं, तो थाईलैंड, है ना। सिलेनेक्स भारत श्रीलंका के बीच, जो 2024 में हुआ है, ये आपका विशाखापत्तनम में। अगर विशाखापत्तनम ऑप्शन में नहीं है तो क्या बताए थे? बंगाल की खाड़ी कर लेना, है ना, बंगाल की खाड़ी कर लेना। ठीक है, क्योंकि विशाखापत्तनम पुवारी साइड आ जाएगा। पुवारी साइड अपना क्या है? इंडिया के नक्शा में बंगाल की खाड़ी है। पछवाड़ी साइड क्या पे है? क्या है? अरब सागर है। सिम्बेक्स जो है ये भारत सिंगापुर के बीच आयोजित होते हैं 2024 में। यह भी बंगाल की खाड़ी अर्थात विशाखापत्तनम में जो है आयोजित करवाए गए थे। इम्बिक्स क्या होता है? भारत और म्यांमार के बीच होती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होती है, और ये हाल फिलहाल हिमाचल प्रदेश में हुआ है। साल्वेक्स ये भारत और अमेरिकी नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास ब्राइट स्टार भारत के साथ साथ 34 अन्य देशों के नौसेना जो है मिल के संयुक्त अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछे कि अभ्यास ब्राइट स्टार में टोटल कितने देश शामिल थे, तो आप 35 आंसर करना, ना कि 34, क्योंकि भारत भी तो एक देश है ना मेरे भाई, अपना प्यारा देश, है ना। तो 34 प्लस भारत मतलब 35 देश। संयुक्त सैन्य अभ्यास कोकन भारत और ब्रिटेन के बीच जो है आयोजित करवाए जाते हैं। ये जितने भी आपने सैन्य अभ्यास यहाँ पे देखा है ये सभी नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय रखा गया था शांति हेतु सीखना, है ना। इनके अलावा प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2024 में मनाए गए मतदाता दिवस का जो आपका थीम था वो रखा गया था कि वोट के जैसा कुछ नहीं। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को हम 2021 ईस्वी से, है ना, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पे मनाते हैं। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाते हैं इंडिया के अंदर। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन 2 साल में एक ही बार मनाते हैं। ये बाइनियल है ना, ये बाइनियल है, द्विवार्षिक है। ठीक है, यह दिन कौन सा है? जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वहीं पे अगर आपसे विश्व युवा दिवस की बात करते हैं तो 12 अगस्त आपका जो है आंसर होता है। जो 12 जनवरी को मनाते हैं वो विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाते हैं। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, इसका विषय रखा गया था पारंपरिक ज्ञान, यानी कन्वेंशनल नॉलेज से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक।
ठीक है भाई, ये था थीम। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ है, इस प्रकार से होगा। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल M.K. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में जो है पद को धारण किए थे। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि जो ब्लाइंड लोगों के लिए होती है, लुई ब्रेल के जन्मदिन पर ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना 2.0 का शुभारंभ कब हुआ था, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, तो 2021-22 में हुआ था। देखिए स्वच्छ भारत मिशन की योजना की शुरुआत 2014 में हुआ था। इसका जो सेकेंड कड़ी है इसमें थोड़ा मॉडिफाई नाम दिया गया, स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना 2.0 2021 में आया था, है ना। इसके अलावा ग्राम उजाला योजना 2021 में आया था। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है, ग्राम उजाला योजना का, कि भाई जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे जो 110 का बल्ब चलते रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजली खाती है, तो LED बल्ब को ब्लॉक के माध्यम से सस्ते दाम पे गारंटी के साथ प्रोवाइड कराना, ताकि जो है ऊर्जा की स्तर में ऊर्जा की खपत में कमी लाया जा सके। इसके अलावा उजाला योजना, यह भी LED से ही संबंधित था, लेकिन इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था और इसका मेन उद्देश्य था, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, है ना, इसका मेन उद्देश्य था कि भाई जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करने वाले बल्ब वगैरह जलते हैं उनके जगह पे LED को जला के ऊर्जा के खपत को कम करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था। ये LPG कनेक्शन जो BPL धारक परिवार है उनके महिलाओं को दिया गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, यह क्या है कि 2019 में आया था। यह योजना क्या है कि भाई जो भी बंजर जमीन है किसान के, या फिर जो भी परती परांत चांचर हैं, बांगर हैं, है ना, उसमें क्या करते हैं अपन, अगर उपजावारी नहीं हो रहा है तो वहाँ पे सोलर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है और इसके लिए सरकार प्रमोट करते हैं। इसे PM कुसुम योजना कहते हैं और ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मिनिस्ट्री के तहत जो है कार्य करते हैं। PM श्रम योगी मानधन योजना, इसकी भी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसमें आपका एज फैक्टर पूछता है तो 18 से 40 वर्ष के लोग ही इसके लाभ ले सकते हैं और इसमें न्यूनतम पेंशन की राशि 3,000 रखी गई है, लेकिन पेंशन कब मिलेगा, जब आप 60 वर्ष पूरे कर लोगे तब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र घटने से चालक का प्रतिरोध घटता है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। ये जो है ना दूसरा सही है, पहला जो है गलत है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इस सूत्र से आपको स्पष्ट है, R बराबर प्रतिरोधकता इंटू लेंथ बाय एरिया। तो यहाँ पे अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो इस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। सामान्य भौतिक अवस्था में चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी मान लीजिए कोई 1 मीटर का वायर है ना, और कोई 2 मीटर का वायर है, सेम डायामीटर अगर है तो इसकी रेसिस्टेंस कम होगी तुलना में R2 के, है ना। R2 ज़्यादा होगा, R1 कम होगा। इसका मतलब अगर सेम डायामीटर की कोई भी कंडक्टर है तो ज़्यादा लंबाई वाले का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों नहीं, मान लीजिए यहाँ पे आपने 110 वोल्ट की स्रोत से कोई 2 कंडक्टर से सप्लाई बाहर ले गए और 2 किलोमीटर दूर आपको जो है एक बल्ब जलाना है 110 वोल्ट वाला। तो 2 किलोमीटर दूर जब आप इसको मापोगे तो ज़रूरी नहीं है कि 110 वोल्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे 108 107 मिल सकती है। ऐसा क्यों हुआ, तो लंबाई जो बहुत ज़्यादा हुआ तो रास्ते में प्रतिरोध से ये चीज़ लॉस हुआ। ठीक है। और मान लीजिए कि 110 वोल्ट स्रोत से हमने 2 कंडक्टर निकाला और मात्र 10 मीटर की दूरी पे ही हमने बल्ब जलाया है, तो आप पाएंगे कि इस बल्ब के पास भी ये वाले वोल्टेज के तुलना में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे हो सकता है 109.9 मिल जाए, ठीक है मेरे भाई, या फिर 110 भी मिल जाए, यानी नगण्य लॉस हुआ हो, नगण्य रेसिस्टेंस रहा हो। ठीक है भाई, तो समझ में आएगी ना, लंबाई बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, क्योंकि अंदर का मीडियम क्या होता है, हवा, और हवा क्या होता है, विद्युत का कुचालक, है ना। इसीलिए जब बिजली आंधी तूफान आता रहे तो अगर रास्ते पे आप ड्राइव वगैरह कर रहे हो तो सलाह दिया जाता है कि गाड़ी के खिड़की दरवाजे को बंद कर लिया जाए। समझ रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, N/C होता है ना।
ध्यान रखेंगे। इसका सूत्र भी आप यहाँ से ले सकते हैं, E बराबर F/Q है, फोर्स बट्टा आपका जो है आवेश का है ना। इनके अलावा भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1984 में कोलकाता में चलाया गया था मेट्रो ट्रेन। कोंकण रेलवे की स्थापना की बात कहेगा 90 और शुरुआत की बात कहेगा 98। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में अपनी सेवा देते हैं। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 2019 में हुई थी, दिल्ली से बनारस के बीच में चलाई गई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत जो मेन वाला रेलवे है जिसकी आप एग्जाम देने जा रहे हैं 1853 में हुआ था। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करा था। हाल में ही अंडर वाटर मेट्रो का प्रचालन कोलकाता में शुरू किया गया, ये ध्यान रखेंगे। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये रसिया का रेलवे मार्ग है और ये मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक या सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ते हैं। उसी प्रकार से अगर दुनिया की सबसे बड़ा हाईवे की बात करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ा अगर आप हाईवे की बात करते हैं तो इसे पैन अमेरिका रोडवेज कहते हैं, पैन अमेरिका हाईवे भी कहते हैं, है ना। ये अमेरिका का है, बहुत लंबा चौड़ा है। भारतीय वित्तीय बैंकिंग व्यवस्था में सिविल का फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल स्कोर आपका सही रहेगा तभी आपको लोन वगैरह मिलता है, तो इसका होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। तो ये आपका सिविल का फुल फॉर्म होता है। आजकल गूगल पे में यानी जीपे में भी ये फैसिलिटी दे दी गई है कि आप वहाँ पे अपनी सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड आपको कोई कंपनी देगा तो सबसे पहले आपको सिविल स्कोर ही चेक करता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है ना, लेन देन के मामले में, है ना। बाद बाकी तो कैरेक्टर नहीं वेरीफाई हो पाती है, अंदर क्या है कौन जानता है किसके, है ना। चलिए, स्विफ्ट क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। इसमें 8 या 11 कैरेक्टर होते हैं और जब आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करते हो या सेंड करते हो तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड का जो है इस्तेमाल करी जाती है। ये घरेलू पेमेंट के लिए नहीं है। IFSC क्या होता है? इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। अगर आपको बैंकिंग ट्रांसफ़र करना है तो IFSC कोड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 11 कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर जरूर ध्यान रखें जहाँ भी कैरेक्टर वाली बात आती है। MICR काफ़ी कॉमन है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। KYC जिसका नहीं है उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, आप सभी को पता है ना, अकाउंट बंद हो जाएगा, चौक हो जाएगा, पैसा है ना तो निकल रहा है ना जमा हो रहा है, तो क्या होता है? जिसका KYC नहीं हुआ रहता है, नो योर कस्टमर होता है इसका फुल फॉर्म। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, ये पैसा ट्रांसफर करने का एक फास्ट मोड है ना। इनके अलावा भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। UPI का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। PF पफरडा का होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पफरडा। मुद्रा का काफ़ी पूछे जाते हैं, मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी, है ना। मुद्रा का मैक्सिमम लोन अब 20 लाख रुपया कर दिया गया है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। CRR और SLR का भी जानना है। CRR का क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। SLR का क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये दोनों के दोनों RBI से जुड़े हुए टर्म हैं, ठीक है। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर IPO अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी होता है। जब पहले हम लोग फॉर्म भरते थे तो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से भी भरा जाता था, DD ड्राफ्ट के माध्यम से भी कई बार भरे हैं फॉर्म, है ना। आजकल ऑनलाइन हो गया, पहले जब ऑफलाइन होता था, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में IPO का मतलब है इंडियन पोस्टल ऑर्डर, और यहाँ पे IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी शेयर बाजार में कूदता है, पहली बार अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करा के मार्केट में उतरता है, तो उनको जब पैसा कलेक्ट करना होता है तो IPO का जो है लॉटरी लगवाता है। इसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, जैसा कि मेरे भी स्टेशन पे एक आदमी को लगा था, है ना। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं ये सब नहीं करता, क्योंकि पता है थोड़ा दिन पहले जीत लूँगा, फिर जो है लत लगेगा तो, है ना। इसके अलावा EMI इक्विटेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI का होता है। इसके अलावा अगला है, हाल में ही गूगल के CEO श्री सुंदर पिचाई को किस IIT संस्थान के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो IIT खड़गपुर ने इन्हें जो है सम्मानित किए हैं, सुंदर पिचाई साहब। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 मनु भाकर को शूटिंग में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, प्रवीण कुमार को पैराथलेटिक में, ड गुकेश यानी दी गुकेश को शतरंज में दिया गया है। इस प्राइज की शुरुआत 1991-92 में हुआ था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है।
प्रवासी भारतीय अवार्ड 2025 में सईद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर को दिया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है हाल फिलहाल वाला BR कंबोज साहब को दिया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्या कॉम्बिनेशन है भाई, क्या संजोग है। देखिए BR कंबोज को स्वामीनाथन पुरस्कार और स्वामीनाथन साहब को जो है भारत रत्न पुरस्कार 2024 में। 77वां लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, ये लोकार्नो अलग है, कांस फिल्म फेस्टिवल अलग होता है जो फ्रांस में होता है ना। ये आपका जो है लोकार्नो अलग है, मेरे ख्याल में ये स्विट्जरलैंड में है लोकार्नो, कंफर्म नहीं लेकिन लोकार्नो स्विट्जरलैंड में ही है शायद, थोड़ा कंफर्म कर लेना भाई, है ना, कभी कभी ध्यान से चीज़ें हट जाती है। 77वीं लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को मिला है। और शाहरुख खान को जब भी कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब क्या प्रभाव है आई डोंट नो, तो आज भैया ये जरूर ध्यान रखना, है ना। इनके अलावा ब्रू जनजाति जो हाल में चर्चा का विषय रहा था, किस राज्य से संबंधित है? देखिए ब्रू जनजाति जो है त्रिपुरा में भी मिलेंगे, है ना, आपके जो है असम में भी मिलेंगे और मिजोरम में भी मिलेंगे। ये सब क्या है, ये पलायन करके आए हुए जनजाति माने जाते हैं और बर्मा इनका नेटिव माना जाता है। ब्रू जनजाति ये हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं, तो ये पूर्वोत्तर भारत के 3 स्टेट में आपको मिलेंगे, याद रखिएगा इसको। इसे रियांग जनजाति भी कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि पहाड़ी का भी नाम है, तो ये कहाँ पे रहेगा, ये मेघालय में है। मतई समुदाय आए दिन चर्चा में रहते हैं, तो ये आपके मणिपुर के रहते हैं। मतई समुदाय हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और ये मणिपुर के प्रमुख जो है बहुल जो है आपका समुदाय है। मणिपुर में और भी जनजाति की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कुकी जनजाति, कुकी, है ना। आप तानी, डफला और मिसमी ये तीनों के तीनों जनजाति आपके अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। सोमपेन शराब का भी नाम है, एक्चुअली सैम्पेन होता है, ये है सोमपेन। जरवा, है ना, ओंग भी होता है एक। ये सभी के सभी जनजाति अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा। इरूला टोडा ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। टोडा नीलगिरी पहाड़ी के पास मिलेगा। जनगणना 2011 में सबसे अधिक जनजाति जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। संवैधानिक वरीयता के अनुसार जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा? यहाँ पे है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति का सेकंड होता है, राष्ट्रपति का जो है आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आएंगे, तो ये ठीक चल रहा है यहाँ पे। उपाध्यक्ष, नीति आयोग, तो पहला आंसर होगा आपका, पहला आंसर हो जाएगा, सही है। बाद बाकी लोकसभा अध्यक्ष, भूतपूर्व राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष से पहले आते हैं। उपाध्यक्ष, नीति आयोग ये बाद में आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के बाद में आना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाता है। मुख्य निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष UPSC, ये तीनों के तीनों जो है एक ही स्लैब के अधिकारी होते हैं, एक ही रैंक के अधिकारी होते हैं, एक ही वरीयता के पोस्ट होते हैं। भारत के महान्यवादी, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता, ये भी सही कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं वरीयता क्रम में भारत के राष्ट्रपति सबसे प्रथम होते हैं। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। लेकिन आपको बता रखा हूँ कि कार्यपालिका का जो शक्ति है, पावर है, उसका ज़्यादा उपभोग कौन करते हैं, तो मुख्य उपभोग करते हैं कौन, प्रधानमंत्री। लेकिन जो कार्यपालिका का प्रधान है वो कौन हो जाएगा भैया आपका, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। क्रम में दूसरा स्थान पे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगी। राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, सभी एक ही जैसा है, एक ही मतलब पायदान पे है वरीयता में। संघ लोक सेवा हो गया, निर्वाचन आयोग मुख्य वाला हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, सभी के सभी समकक्ष अधिकारी होते हैं। भारत के महान्यवादी तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल दोनों समकक्ष अधिकारी होते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला है असम में किस बिहू को असमिया नववर्ष के रूप में मनाते हैं? देखिए बिहू साल में 3 बार होता है, तो जो बोहाग बिहू होता है इसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है। यह जनरली आपके अप्रैल महीना में आता है और वैशाख में आता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, असमिया नववर्ष के रूप में, जो बसंत ऋतु के आगमन के हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो ये आपका नववर्ष के तौर पे मनाते हैं। बाद बाकी कंगाली
या काटी बिहू, यह भी असम में होता है, लेकिन यह फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है, अक्टूबर में, है ना। इसके अलावा भोगाली या माघी बिहू, यह भी फसल कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है और यह जनवरी में मकर संक्रांति के समय मनाई जाती है। तो 3 बार होती है बिहू। रामनवमी का त्यौहार हिंदू धर्म में हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत माह अर्थात मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। मकर संक्रांति का त्यौहार माघ महीने में अर्थात 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। होली का त्यौहार फागुन महीने में मनाई जाती है। अच्छा लगे है तो लाइक भी करियो, चैनल को सब्सक्राइब भी करियो और अपने दोस्तों में शेयर इत्यादि भी कर सकते हैं तो कीजिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद का यह अधिकार है कि वह संविधान की किसी भी हिस्से का, चाहे मौलिक अधिकार ही क्यों न हो, संशोधन की जा सकती है। तो 24वां संविधान संशोधन के 1971 के तहत ऐसी फैसिलिटी दी गई कि संविधान के किसी भी पोर्शन में आप संशोधन कर सकते हैं। हालांकि बाद में कई बार जो है इस पे विवाद वगैरह भी उठे, कई सारे मामले भी उठे, है ना। तो बाद में संशोधित होते गया, लेकिन पहली बार जो हुआ इस प्रकार की फैसिलिटी 24वां संविधान संशोधन 1971 में लाया गया। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में आया था जो भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित थे, है ना। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आता है। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को स्वीकृति दी गई थी। इसी के तहत एक ही राज्य के राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में एट अ टाइम सेवा दे सकते हैं, है ना। इसी के तहत एक ही राज्य के उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देख सकता है। ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई। 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत जो राज्यपाल वाली बात है मैंने मौखिक रूप से बता दी है, यही लिखित रूप से है। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नगर हवेली को, यहाँ पे ध्यान रखना ये रेलवे बहुत पूछता है, ठीक है। ये जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में अभी क्या है और कौन से अमेंडमेंट से आया है ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल करे गए थे। 13वां संविधान संशोधन 1962 के अनुसार नागालैंड राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके बारे में क्या ही बताना, इसमें बहुत सारे चीज होते हैं जिसमें सबसे प्रमुख आपके मौलिक कर्तव्य का एडिशन है संविधान में, जो 10 प्रकार के ऐड किए गए थे, जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे बताए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य का सिफारिश किया था, लेकिन जोड़े गए थे 10 प्रकार के। जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 है। इसमें क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A में रखा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत क्या हुआ कि जो मतदान की उम्र पहले 21 वर्ष में लोग वयस्क मताधिकार बनते थे, आज जो है 18 वर्ष में ही हम जो है मताधिकार के हकदार हो जाते हैं। इसके अलावा 91वां संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होंगे, ठीक है भैया। तो ये जो है आपके 91वां संविधान संशोधन से इस प्रकार का प्रावधान करी गई है। भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत के कुल 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से 2 से अधिक देशों के साथ लगती है, गलत है ये, है ना। भारत की सभी लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है, सही है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देश के साथ लगते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और जलीय सीमा में आते हैं तो भारत और श्रीलंका के साथ इंडोनेशिया से माफ कीजिएगा, मालदीव और श्रीलंका के साथ लगती है। इंडोनेशिया के साथ भी लगता हुआ अंडमान निकोबार वाला पार्ट दिखता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और पश्चिम बंगाल, ये कि यूटी हो गया और 3 स्टेट हो गया, ठीक है। ये आपका 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। लद्दाख अपनी सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ, सिक्किम, भूटान, है ना, नेपाल और चीन के साथ, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, भूटान और आपका जो है म्यांमार, भूटान, एक सेकेंड, चीन, हाँ वो तो पहले 3 गो होते हैं, तो 3 चीन है ना, तो 3 गो से इसका भी हो गया। पश्चिम बंगाल भी 3 गो होगा, तो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, रेलवे को ये भी बहुत पसंद है, एनटीपीसी मेंस ने भी पूछा है पिछला। तो भाई पूर्वी कौन सा है? किबुथु। ये किबुथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। गोहार मोती ये कहाँ पे है? कच्छ, गुजरात में, पश्चिमी हो जाएगा। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है, उत्तरी हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं, ये आपका सबसे दक्षिणी बिंदु